ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो अपनी स्कूटी से अपना चेकअप कराने अस्पताल जा रही होती है। हम देखते हैं उसके पीछे 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसका पीछा कर रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर उसके 3 बड़े भाई बैठे होते हैं। उनमें से पहला भाई बोलता है कि ज़रा स्कूटी ध्यान से चलाओ, ज़्यादा तेज़ मत दौड़ो। उसके बाद ली अस्पताल पहुंच जाती है और अपनी स्कूटी पार्किंग में खड़ी कर देती है। तभी गाड़ियां भी वहां पर रुक जाती हैं और उनमें से ली के तीनों भाई उतर जाते हैं और ली के पास आ जाते हैं, जिस पर ली उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिनमें से सबसे छोटा भाई बोलता है, मैं अपने भांजी के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। जिस पर ली रहती है कि तुम्हें कैसे पता कि लड़का है या लड़की। तभी उसका भाई बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़की ही होगा और मैंने इसके लिए सारी तैयारी कर ली है। तभी ली अपने मन में सोचती है, 3 साल पहले हुए हादसे के कारण हमारी फैमिली को परेशानियों का सामना करना पड़ा और मुझे बाहर विदेश से अपनी आधी पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा और अपने पति के साथ उनके काम में मदद करी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। फिर ली हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है जहां डॉक्टर उसका चेकअप करती है और कहती है, अगली बार अपने पति को भी साथ लाना। जिस पर ली कहती है, वे काम में बहुत बिजी रहते हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, और बाहर निकल जाती है जहां पर वह अपने हस्बैंड को किसी लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम झा होता है और उसे कॉल करती है, जिस पर वह कॉल को कट कर देता है और ली वहीं टूट जाती है और नीचे बैठ जाती है जहां डॉक्टर आकर उसे संभालती है और कहती है, तुम्हें ऐसे समय पर अपने पति के साथ रहना चाहिए। फिर हमें सेन परिवार दिखाया जाता है जहां ली अपने घर वापस आ जाती है और वह देखती है सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। और फिर हम देखते हैं जहां सेन की बहन अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रही होती है और पार्टी कर रही होती है, जहां ली आकर उसे ये सब करने से रुकती है, जिस पर सेन की बहन उसे बोलती है, तुम अपने आप को क्या समझती हो, और यहाँ पर पिछले कई सालों से तुम फ्री में रह रही हो और फ्री का खा रही हो। जब मैं तुम्हें भाभी बोलती हूँ क्या तुम एक्साइटेड हो जाती हो। जिस पर ली बोलती है, मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह ट्रीट किया है, जिस पर तुमने मेरे साथ यह किया। जिस पर सेन की बहन कहती है, मेरा भाई तुम्हें बहुत जल्द डिवोर्स दे देगा और तुम्हें तुम्हारी जगह वापस भेज देगा। और तभी वहाँ पर ली का हस्बैंड आ जाता है और साथ में झा भी होती है और उसका लड़का भी घर में आते ही बच्चा डैड बोलता, जिस पर झा बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, बाहर वालों के सामने सैन डैड बुलाया करो, ना कि डैड, जिसे देखकर ली पूछती है, यह कौन है। जिस पर सैन की बहन आकर बोलता है, ये भाई की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है और अब यह यहाँ पर रहा करेगी। जिस पर सैन उसे धमकता है, जिस पर उसकी बहन बोलती है, ये ली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी झा बोलती है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा सैन के अस्पताल में ट्रांसफर हुआ है और मैं इस शहर में नई हूँ और मेरे पास अभी तक कोई घर नहीं है। और फिर वह सेन की बहन को कुछ तोहफे देती है जिससे उसकी बहन खुश हो जाती है। फिर सेन बोलता है, यह बच्चा और झा कुछ समय तक हमारे घर में रहेंगे और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस पर ली बोलती है, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी क्या, मैं अब मान लूं कि अब से तुम इसके साथ रहोगे। जिस पर सेन लेंगा को बाहर खेलने भेज देता है और ली से कहता है, लैंग को बचपन से ही हार्ट की बीमारी है और उसे ज्यादा परेशान मत करना। तभी झा बोलती है, बचपन से ही लैंग के डैड नहीं है और उसे उसके दोस्त बचपन में बहुत परेशान करते थे और मैं कहीं बाहर रेंट पर रहना शुरू कर दूंगी। यह बोलकर वो जाने लगती है। तभी सेन उसे रोक लेता है और ली को बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। जिस पर ली सेन को बोलती है, अब तुम अपने नए परिवार के साथ रहो। ऐसा बोलकर वह वहां से चली जाती है। तभी बच्चा जाकर ली को रोक लेता है और उससे कुछ बात करता है और बात करते वक्त वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और चिल्लाकर सबको बुला लेता है और कहता है, ली ने मुझे नीचे गिरा दिया। जिस सेन ली पर बहुत चिल्लाता है, तुमने अपनी हद पार कर दी है। जिससे ली कहती है, ये बच्चा झूठ बोल रहा है और तभी झा बच्चे को बेहोश होने का इशारा करती है, जिससे बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है और सेना उस बच्चों को अस्पताल ले जाने लगता है। तभी ली उसका पैर पकड़ती है और सेन उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं ली अपने भाई को कॉल करती है और उसके चारों तरफ बहुत सारा ब्लड होता है। तभी उसके तीनों भाई उसे अस्पताल ले जाते हैं। ली बहुत जोर से चिल्ला रही होती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी उसका भाई बोलता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अपने बड़े भाई पर विश्वास है ना। और वह अंदर ऑपरेशन रूम में चली जाती है। फिर वहां नर्स आती है और पूछती है, लड़की का हस्बैंड कौन है, उनको इन पेपर पर साइन करने होंगे। तभी उनमें से छोटा भाई सेन को कॉल करता है, जिसे सेन कट कर देता है। फिर ली का भाई नर्स से पेपर लेकर उस पर साइन कर देता है और दूसरी तरफ सेन को दिखाते हैं जहां वह ली के बारे में चिंता कर रहा होता है और उसे एक कॉल करने के लिए जाता है, लेकिन जाओ उसे वहां रोकने के लिए बहाने करने लगती है।
सेन की जब नर्स से बात होती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर ली नाम की लेडी भी एडमिट है, जिससे वह समझ जाता है कि ली उसकी वाइफ ही है। जिसके बाद वह जल्दी से उसको ढूंढने के लिए जाता है, वॉशरूम में पहुंच जाता है जिस रूम में ली थी, पर वह देखता है वहाँ पर बेड पर जो पेशेंट है उसका फेस कवर है, जिससे वह डर जाता है कि कहीं ली मर तो नहीं गई। उसे देखने के लिए उसके करीब जाता है, पर तभी एक आदमी आकर उसको रोक देता है और कहता है ये मेरी माँ है। नर्स वहाँ पर आती है। सैन उससे पूछता है कि यहाँ पर जो पेशेंट थी वह कहाँ गई। इस पर नर्स से बताती है उसके फैमिली मेंबर्स उसे यहाँ से ले गए, उसने किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। इसके बाद हम ली को उसे दूसरे अस्पताल में देखते हैं जहाँ पर उसके साथ उसका भाई था, और वह लेकर बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। ऑन को बता रहा था कि वह फ्यूचर में उसके लिए क्या क्या करेगा। उसका भाई डॉक्टर से मिलने जाता है। इसी बीच वहाँ पर सेन आ जाता है। ली उसको देखकर थोड़ा सा शॉक होती है, बट उसकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिस पर वह कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। पढ़ ली रहती है, बिल्कुल नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी तब तुम नहीं आए, अब आने का क्या फ़ायदा। जिस पर वह कहता है मैं अपने बच्चे को देखने आया हूँ। पर ली उसकी बच्चे देखने नहीं देती और कहती हैं मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। यह सुनकर सेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह ली चिल्लाना शुरू कर देता है। वह लिखो बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं और कहता है मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन यह कहती है मुझे किसी भी कीमत पर तुमसे डिवोर्स चाहिए। जिस पर सेन कहता है अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो तुम कहाँ पर जोगी जी। पर वह कहती है मेरे पास मेरे भाई हैं और मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। पर सीन उसको डिवोर्स देने से इनकार करता है और कहता है मेरे साथ अभी यहाँ से चलो। उसका हाथ पकड़कर खींचना लगता है, पर तभी यहाँ पर लिखा भाई आ जाता है और सेन को उससे दूर करता है और वह सीन पर चिल्लाते हुए कहता है जब हमने तुम्हें बुलाया तब तुम नहीं आए, अब तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर ली के भाई और सेन का काफ़ी गंदे वाला बहस होता है, क्योंकि लिखा भाई चाहता था कि सेन वहाँ से चला जाए, बट सीन जाना नहीं चाहता था। ली अपने भाई से कहती है मैं इसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझे चीट किया है। जिस पर सिम चिल्लाते हुए कहता है मैंने चीट नहीं किया। जिस पर लिखा भाई उसको एक ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है चुपचाप मेरी बहन को डिवोर्स दे दो। और इसके बाद हम इन दोनों को डिवोर्स ऑफिस में देखते हैं, जहां पर ऑफिसर पूछता है कि क्या आप सच में डिवोर्स लेना चाहते हैं। जिस पर तुरंत ली हाँ बोल देती है, पर सेन हाँ बोलने में हिचकिचाता है। बट फाइनली इनका डिवोर्स हो जाता है। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर झा आ जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि सेन का डिवोर्स हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जो इनका तमाशा देख रहे थे और वह लोग आपस में बात करते हैं कि आदमी कितना ज़्यादा बुरा है, किसकी पहले से वाइफ थी और ये एक दूसरी वाइफ भी ले आया। ये सारी बातें सुनकर सेन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। सेन की बहन ली से कहती है क्योंकि अब तुम्हारा तलाक हो चुका है तो अब तुम्हें इतना ज़्यादा घमंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास में तो घर है और ना ही तुम्हारे पास पैसा है, और अब तो से ग्रुप भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी कहती है सही कहा, कोई उम्मीद मत रखना कि तुम्हें से ग्रुप सपोर्ट करेगा या तुम्हें रहने के लिए कोई घर देगा या तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो तुमने किया है तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर ली रहती है मुझे तुम लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वैसे भी बहुत कुछ है। तभी यहाँ पर उसका भाई आ जाता है और ताना मारते हुए कहता है चलो फाइनली मुसीबत टल गई और इस इंसान से तुम्हारी जान छुट्टी, और उसको लेकर बाहर आ जाता है। वह कार में बैठ ही रही होती है कि पीछे से सेंट भागते हुए आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। जिस पर लिखो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। सैनली से कहता है क्योंकि हमारा डिवोर्स हो चुका है तो अब मेरा बेबी मुझे दे दो, जिसके लिए वह साफ इनकार कर देती है। जिस पर सीन कहता है मैं इसका फादर हूँ और मैं इसको लेकर जाऊँगा। पर ली रहती है मैं भी इसकी माँ हूँ और मैं इसको लेकर जाऊँगी, वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे बच्चे को अफोर्ड कर सको। यह सुनकर सेन की बहन को गुस्सा आता है और वह उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर लिखा भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और झांकते हुए कहता है मेरी बहन को टच करने की कोशिश मत करना, वरना तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा। जिस पर से कहता है हमें कोई बहस नहीं करनी, बस मुझे मेरा बेबी चाहिए। जिस पर वह कहता है टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारा बेबी नहीं मिलने वाला, मेरा नेफ्यू मेरे साथ रहेगा। जिस पर सेन कहता है अगर ऐसा ही रहा तो मैं लीगल एक्शन लूँगा। वैसे भी कानूनी तौर पर मेरे बेटे को मेरे साथ होना चाहिए क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। जिस पर ली कहती है अगर तुम्हें कानून ही मानना है तो फिर अच्छे से मानो, क्योंकि बच्चे हमेशा मदर के पास ही रहता है अगर वह छोटा हो। जिस पर वह कहता है अपनी बकवास बंद करो। ली रहती है बस करो, वैसे भी मैंने अपने पूरे 3 साल तुम्हारे साथ बर्बाद किए हैं और फाइनली अब मेरी लाइफ अच्छी होने जा रही है।
तो मैं तुम जैसे लोगों को अपनी लाइफ में नहीं चाहती कि वह बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करे। और मैं यह कचरा भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। और वह अपनी वेडिंग रिंग निकलती है और ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, अब मैं तुमसे कोर्ट में मिलेगी, और कर में बैठकर अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। और पीछे से सेन चिल्लाते हुए रह जाता है कि प्लीज़ मुझे मेरी बेबी वापस कर दो। सेन की बहन रहती है, यह औरत सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जिस पर सेन उसे पर गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है कि वह तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तो तमीज से बात करो, हर जगह अपनी बदतमीजी मत दिखाया करो। जिस पर वह कहती है, पर आपका डिवोर्स हो चुका है। जिस पर सीन कहता है, पता नहीं इस पिछले कुछ महीनों में मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं चीज़ नहीं संभाल पा रहा, पर मैं चीज़ संभालने की कोशिश करूंगा और उसकी अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊंगा। जिस पर सेन की बहन रहती है, अगर आप उसको वापस लेकर आओगे तो जो का क्या होगा। जिस पर वह जो की तरफ देखा है, जो कहती है, ली ने मेरे बच्चे को ड्रग दिए थे जिसकी वजह से वह अस्पताल में एडमिट है। तुम इस तरह की औरत को दोबारा अपनी लाइफ में कैसे लेकर आ सकते हो? और अगर तुम उसे अपनी लाइफ में लेकर आए तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ पर जाऊंगी और मेरे बच्चे का क्या होगा? जिस पर वह कहता है, जो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं लाइफ में तुम दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। वैसे भी मैं चैन मीन से प्रॉमिस किया था। चैन का नाम सुनकर सेन की बहन रहती है, कौन अध्यक्ष जी? पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम सेन और उसके साथ उसके बेस्ट फ्रेंड चैन को कर में देखते हैं, जहां पर चैन सेन को बताता है, मैं शादी कर एनी है और मेरा एक बेटा भी है। जिसे सुनकर सेंट कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जिस पर वह कहता है, क्योंकि हम ऑफिशियली मैरिड नहीं थे। ये सुनकर सेंट भी कहता है, तुम्हें भी पता है मैं भी शादी कर चुका हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और जल्दी मुझे एक बच्चे भी हो जाएगा। ये दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि फैमिली को कैसे संभाला जाता है। तभी उनकी कर के सामने एक बाइक वाला आदमी आता है और वह चैन को शूट कर देता है, जिससे चैन की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम सेन को अस्पताल में देखते हैं। चैन की मौत के बाद जब सेन से मिलती है तो वह सेंट के सामने रोना शुरू कर देती है कि अब मेरा क्या होगा। वैसे भी हम ऑफिशियली मैरिड नहीं थे, अब मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ पर जाऊंगी? और इसी मूवमेंट पर सेन ने उससे कहा था कि तुम मेरे घर पर चलो और मैं तुम्हें संभाल लूंगा। पर उसके बदले में जो ने उसे प्रॉमिस लिया था कि तुम मेरी सच्चाई किसी को भी नहीं बताओगे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। सेन की बहन रहती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जिस पर वह कहता है, कोई नहीं। और यही वजह है कि सेन जो कि सच्चाई किसी को नहीं बताता। इसके बाद हम ली को देखते हैं, जो अपने भाइयों के साथ उनके घर पर आती है। उसके घर पर आते ही सभी सर्वेंट उसके सामने सर झुकाकर उसका वेलकम करते हैं, जैसे वह कहीं की महारानी हो। इसके बाद जब वह अंदर आती है तो उसका छोटा भाई सभी सर्वेंट को सिर्फ क्लैप करके बुलाता है। जिसके बाद सर्वेंट लाइन से आते हैं और बहुत सारी ड्रेस लाइन पर लगा देते हैं। वह सारी ड्रेस देखकर ली कहती है, ये सब क्या है? जिस पर उसका भाई कहता है, ये सब मेरी तरफ से मेरी प्यारी सी नेफ्यू के लिए है, और वह उसको अपनी गोद में ले लेता है। तभी यहाँ पर वह और भी ज्यादा सर्वेंट को बुलाता है, जो कि बहुत सारे ब्रेसलेट और हैंडबैग फुटवियर्स लेकर आए थे, जिन्हें देखकर ली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद उसका भाई कहता है, तो आगे क्या करना है, तुमने क्या सोचा है? जिस पर ली रहती है, उसे आदमी ने मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए और फिर मुझे धोखा दे दिया, और अब वह मेरी डॉटर को भी मुझे छीनने प्लानिंग कर रहा है। मैं उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। जिस पर उसका भाई बताता है, जो का जो न्यू प्रोजेक्ट है वह हमारी ही कंपनी के साथ है, बट वह यह नहीं जानती कि वह हमारी कंपनी है। वह सिर्फ इतना जानती है कि वह ली ग्रुप के साथ काम करने वाली है। जिस पर वह कहती है, ठीक है, तो मुझे सब मैनेज करने दो। उसका भाई कहता है, मैं वह कंपनी तुम्हें ही सौंप देता हूँ और तुम ही उसकी सीईओ रहोगी, तो तुम जैसे चाहे वैसे कर सकती हो। जिस पर वह कहती है, तुम भी टेंशन मत लेना, मैं उसे आदमी को बर्बाद कर दूंगी और जो कुत्तों में कहीं का नहीं छोड़ूंगी उस मैं सड़क पर लाकर छोड़ेगी। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम इन सबको कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी पर देखते हैं, जहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं, जिसमें से सेन की बहन बोलती है, जिनके साथ आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है वह शहर के बहुत बड़ी रिच फैमिली है, और ऐसा कहा जाता है कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है और उनके 3 बेटे हैं और एक इकलौती बेटी है, और वही चारों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। जिससे हमें पता चलता है कि सेन की बहन ऐसा ख्वाब देख रही है कि वह उन तीनों भाइयों में से किसी एक से शादी कर ले और उनके साथ वह भी अमीर बन जाए। जिसे जहाँ सेन की बहन को बोलता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है और तुम्हें ये ट्राई भी करना चाहिए, शायद क्या पता तुम कामयाब हो जाओ। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है, जिसे देखकर सेन की बहन अपना टॉपिक चेंज कर देती है और ली की बात करने लग जाती है
और अपने भाई पर दबाव बनाती है कि वह ली से ज्यादा ना मिले और झाओ से शादी कर ले, जिसे सेन अपनी बहन बहन पर चिल्लाता है और कहता है वह तुम्हारी भाभी लगती है और मैं अपनी सारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूँ, जिससे सेन की बहन चिढ़ जाती है, जिसे जो सेन के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सेन की बहन को चुप कर देती है और मन में सोचती है कि मैं सेन के साथ शादी करूंगी, ली को दोबारा उसकी जिंदगी में आने नहीं दूंगी। इसके बाद सेरेमनी के बाहर एक कर रुकती है, जिसमें से ली के दोनों भाई निकलते हैं और उनके साथ ली वहां पर आ जाती है और हमें उनकी एक शानदार एंट्री दिखाई जाती है। ली के अंदर आने से वहां पर खड़े ये तीनों उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, जिससे सेन की बहन ली पास आकर रहती है कि तुम जैसी लड़की इतने बड़े फंक्शन पर यहाँ क्या कर रही है, और उसे बुरा भला बोलना शुरू कर देती है, जिससे सेन वहां पर आता है और दोबारा से अपनी बहन पर चिल्लाता है, जिस पर जा आकर बोलता है कि आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन है और इस अच्छे मौके पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम इसको बर्बाद करने आई हो, जिस पर ली हंसती है और उन सब का मजाक उड़ाती है। तभी वहाँ पर मैनेजर जाकर ली के साथ खड़ा हो जाता है, जिसे जा देखकर खुश हो जाती है और उसके पास हंदशके करने आगे आ जाती है, पर वह उसको इग्नोर कर देता है और लिखो बोलता है हेलो मैडम, जिसे देखकर वह तीनों शॉक हो जाते हैं, जिसे देखकर सेन की बहन मैनेजर से बोलता है कि तुम इस जैसी लड़की को इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बोल रहे हो, जिससे मैनेजर उनको चुप कर देता और बोलता है तो मैं नहीं पाता, जिससे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है वह इस पर परिवार की सबसे छोटी सदस्य है। तभी ये तीनों सोचते हैं कि ये झूठ बोल रही है और हमको फंसा रही है, हमारे साथ कोई गेम खेल रही है, जिस पर ली बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई इनविटेशन है, वैसे देखने से तो तुम गरीब लगते हो। तभी हमें जाकर फ्लैशबैक दिखाई जाता है, जहाँ पर वह मैनेजर की चापलूसी कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी इनविटेशन कैसे मिला, और वह लिखो इनविटेशन दिखा देती है। अर्ली इनविटेशन को देखकर हल्की सी शॉक हो जाती है और इसको पकड़कर आगे बढ़ जाती है। तभी सेन की बहन ली की हरकतें देखकर चिढ़ जाती है और उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको ऐसा बोलने के, जिससे ली उसका हाथ झटक कर अपने हाथ बालों में मारती हुई बोलती है कि तुम अपनी हैसियत में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने। फिर वहां जा चुपचाप आती है और ली से बोलती है तुम इतनी ज्यादा कैसे अकड़ रही हो, अभी अभी तुम्हारी लड़की हुई है, क्या तुम्हें उसकी सेफ्टी के बारे में चिंता नहीं है, वह अकेली घर पर है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जिससे लिखो गुस्सा आ जाता है। वह जहाँ को एक चांटा मरती है और वहाँ पर रख गिलास को तोड़कर उसका टुकड़ा उसके गले पर रख देती है और बोलती है अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का जिंदगी में कभी नाम मत लेना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जी से देखकर सेन आता है और ली से बोलता है तुम यह सब क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर परेशानी बढ़ा रही हो, तुम घर क्यों नहीं चली जाती, जिस पर ली सेन से कहती है कि तुम अपनी इस बेवकूफ औरत से क्यों नहीं पूछते, इसने मेरी बेटी बारे में अभी क्या बोला है, जिसे जहाँ रहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये जानबूझकर मुझे सिर्फ मारना चाहती है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम सेरेमनी से क्यों नहीं चली जाती। जिस पर ली गुस्सा आता है और इसे देखती है कि यह कैसे झूठ बोल रही है, जिस पर सैन कहता है जल्दी झाओ से माफी मांगो, जिस पर ली उससे माफी मांगने से इनकार कर देती है। तभी वहां पर अचानक डायरेक्टर आ जाता है और उन सब से कहता है कि तुम सब यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या तुम्हें पता है तुम जहाँ खड़े हो वह जगह किसकी है, यहाँ के ओनर कौन है, यहाँ के ओनर इस शहर के सबसे रिच फैमिली में आते हैं, क्या तुम यह सब जानते हो। तभी जहाँ डायरेक्टर के पास भागकर जाती है और बताती है कि यह लड़की कब से यहाँ आकर अपने आप को ओनर बता रही है और हम सबको परेशान कर रही है और हमारी सेरेमनी खराब कर रही है, जिस पर डायरेक्टर ली से चिल्लाता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, ये सब तमाशा क्यों मचा रही हो जी, जिसे देखकर सेन को गुस्सा आता है और वह आगे बढ़ने लगता है। तभी से उनकी बहन उसे रोक देती है कि आप यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का काम बिगड़ दोगे, जिस पर डायरेक्ट ली से बार बार पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ बिल्डिंग में एंट्री कैसे करें, जिस पर से तभी बोलता है कि यह मेरी वाइफ है और ये बस यहाँ से जाने वाली है, आप इस पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते। तभी डायरेक्टर को एक कॉल आती है, जिस पर दूसरी तरफ से बताया जाता है कि आज उन चारों में से सबसे छोटा ओनर आज वहां की सेरेमनी को अटेंड करेगा, जिसे सुनकर डायरेक्टर शॉक हो जाता है और ली की तरफ देखकर बोलता है क्या उन चार में से वह चौथी तुम हो, जिसे सुनकर झांसी के सामने आकर बोलता है कि यह कैसे हो सकता है, ये तो एक गरीब परिवार की लड़की है और ये कि ऑनर कैसे बन सकती है। तभी डायरेक्ट अपने गॉड्स को बुलाता है और ली को पीटने के लिए बोलता है। गॉड्स जाकर ली को पकड़ने लगते हैं और जैसे ही वह करने वाले होते हैं तभी ली के दो भाई वहां पर आ जाते हैं और वह सब उनको देखकर शॉक हो जाते हैं। वह दोनों कहते हैं
किसकी हिम्मत हुई इसको टच करने की। डायरेक्ट उनको देखकर उनके सामने अपना सर झुकाता है, पर वह उसे इग्नोर करते हुए जल्दी से लेकर पास जाते हैं और कहते हैं, किसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया। सेन भी वहीं पर खड़ा था। उसका एक भाई सेन को धक्का देता है और कहता है, मेरी बहन से दूर रहो, समझ नहीं आता। जिस पर डायरेक्टर सोचता है, ये तो सच में उनकी बहन है और मैं इसी के साथ पंगा ले लिया। तभी वहाँ पर कुछ वर्ल्ड क्लास मेडिकल टीम आती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। और वह सब डॉक्टर आकर ली को आकर मैडम बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है लीबिया एक सर्जन है जिसे अब रोड से मेडिकल में पढ़ाई की हुई है। यह सब देखकर सेन की बहन उनमें से एक डॉक्टर से पूछता है कि आप आकर इस लड़की को मैडम क्यों कह रहे हैं, यह तो एक झूठी और फरोड़ी औरत है। अपनी मैडम के लिए ऐसे शब्द सुनकर उस डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वह सेन की बहन को एक चांटा मार देता है, जिससे सेन की बहन को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है ये सही नहीं हुआ। तभी सेन ली के पास आ जाता है और कहता है, ये सब क्या चल रहा है और तुमने मुझे इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया। मुझे इन सब का एक्सप्लेन चाहिए जिस पर लिखा। भाई कहता है, हम इन सब के बारे में तुम्हें क्यों बताएं, तुम शुरू से ही हमारी बहन का साथ नहीं दे रहे थे। जिस पर ली अपने भाई को रोक देती है और बोलती है, इस आदमी से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अब विश्वास हो गया था कि ली ही उन 3 अमीर भाइयों की इकलौती बहन है। जिसे सुनकर सेन ली के पास आ जाता है और बोलता है, क्यों ना हम आपस में सब कुछ मामला सुलझा लें और जो ये प्रोजेक्ट है उसे आराम से पूरा करते हैं। जिस पर ली स्टेज पर चढ़ जाती है और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देती है। इसके बाद उसके भाई ली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिनके पीछे से भागता हुआ आता है और लिखो रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिससे उसका भाई उसे रोक देता है और मन कर देता है। जिस पर सीन लिखो भाई से बोलता है, ये मेरी वाइफ है और तुम हमारे मामले में दखल मत दो। जिससे डी का भाई सेन को कहता है, अब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। और वह डिवोर्स कार्ड सेन के मुंह पर मरता है। ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से लेकर तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, जिसे ली का भाई उसे उठाकर चलने लगता है। तभी उनके सामने सैन खड़ा हो जाता है, लेकिन झाओ उसे रोक लेती है और ली का भाई उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिखा भाई। लिखो समझ रहा होता है डॉक्टर ने तुमको अभी बेड रेस्ट करने को बोला है, तो तुम अब आराम करो। और उसके बाद वह उसके बच्चे को खिलाने लगता है और कहता है, अब जो भी आगे काम होगा उसको हम मिलकर पूरा कर लेंगे, तुमको सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है। और सीन वहीं पर कट हो जाता है। फिर हम जो को देखते हैं उसके बेटे के रूप में, जहाँ पर वह अपने लड़के को बोल रही होती है, तुमने एक्टिंग अच्छी नहीं की। और फिर उसे ज़बरदस्ती एक गोली खाने को देती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और वह गोली ले लेता है। इसके बाद सेन दिखाया जाता है जहाँ पर वह सोच रहा होता है कि कैसे ली उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती थी और उसका ख्याल रखती थी। फिर वह लेंग के रूम में आकर उसका चेकअप करने लग जाता है और देखता है उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, जिससे वह बोलता है कि हमें लेंग को अस्पताल ले जाना होगा। तभी सेन की बहन आती है और बोलती है, ली ग्रुप ने हमारा प्रोजेक्ट जो कैंसिल किया था, अब वह प्रोजेक्ट और दूसरी कंपनी भी नहीं ले रही है और ली ग्रुप ने हमारा प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बैन करवा दिया है, जिससे और कोई भी उस प्रोजेक्ट को ना कर सके। जिस पर सैन ली को कॉल करता है, लेकिन ली ने उसका कांटेक्ट ब्लॉक कर रखा था। झा बोलती है, ली हमसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। जिस पर सेन की बहन बोलते हैं, वह तुम्हारी कॉल नहीं उठा रही, जिसका मतलब ये सब उसी ने किया है और तुम अभी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ऐसा ना करते तो वह 3 साल पहले ही अब्रॉड में मर गई होती। और झा को अपने अंकल से मदद करने के लिए बोलता है, जिस पर जहाँ रहती है अंकल का ट्रांसफ़र 10 साल पहले ही हो गया है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है उनका सबसे बड़ा बेटा एक पार्टी अटेंड करने चीन आ रहा है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और उसे मदद ले। लेकिन ली फैमिली के रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे हैं और मुझे डर है कहीं उनका बड़ा बेटा हमारे लिए कोई स्टैंड ना ले। जिस पर सैन कहता है, क्यों ना मैं सैन फैमिली की आधी प्रॉपर्टी से टॉप मेडिकल पेटेंट के साथ समझौता करूं। फिर सैन का मैनेजर दिखाया जाता है जो सैन से बोलता है, जो आपने कहा था वह सब तैयार हो गया है, क्या आप सच में अपनी आधी प्रॉपर्टी लाइमिंग ग्रुप को फ्री में देना चाहते हैं। जिस पर सीन बोलता है, जब तक मैं अपने प्रोजेक्ट को वापस नहीं ले लेता उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और इसके लिए मैंने अपना इरादा साफ कर लिया है। सैन का मैनेजर बोलता है, सर क्या आप ये सारे तोहफे ले जाना चाहते हैं। जिस पर सैन कहता है, हाँ यह आन के लिए हैं, ये मेरी गाड़ी में रखवा दो, मैं पार्टी के बाद उससे मिलूंगा।
तभी झा का लड़का पीछे से सेन को आवाज मारता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, जिस पर झा कहती है आज बच्चों की पार्टी है, क्यों ना हम सब साथ चले, मैं भी काफी समय से बाहर नहीं गई हूँ और थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही हूँ। फिर झा मन में सोचती है अगर हम सब साथ जाएंगे तो हम बाहर वालों को एक फैमिली की तरह दिखेंगे। फिर बच्चे बोलता है ये गिफ्ट्स किसके लिए हैं? सेन कहता है ये सिस्टर आन के लिए हैं, मैं तुम्हारे लिए फिर कभी लाकर दूंगा। जिस पर बच्चा बोलता है इन गिफ्ट्स की ज़रूरत उस जैसी को नहीं है। जिस पर सेन कहता है अभी इसने क्या कहा? जिस पर झा बोलती है ये सिर्फ एक बचकानी बात है, इस बात को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर सेन कहता है मैं यह शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहता। झा कुछ बोलना चाहती है, तभी सेन उसे रोक देता है। बस अब बहुत हो गया, जैसे ही मैं अपना प्रोजेक्ट वापस ले लूँगा मैं एक घर खरीद लूँगा, बस आज का इंतज़ार करो, फिर हम सब वहाँ जाकर रहने लगेंगे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर झा अपने लड़के से कहती है कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ, तभी मैं तुमको अपने आप को माँ कहलाने दूंगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ली अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी एक नौकरानी आती है और कहती है यहाँ पर सीन और उसके साथ कुछ लोग तो फिर लेकर आए हैं, क्या आप चाहती हैं कि वह अंदर आ जाए? तभी लिखा भाई मना कर देता है, लेकिन ली उन्हें अंदर आने देती है और कहती है आज का बहुत बड़ा दिन है और वैसे भी वह उसका पिता है तो उन्हें आने देते हैं। जहां जाकर सेन को पता चलता है कि उसकी लड़की की है, पार्टी किसी और ने अरेंज की है, तो वह जाकर ली पर गुस्से से चिल्लाता है कि किसी और के घर में और किसी अनजान आदमी ने मेरी बेटी की पार्टी अरेंज की है। जिससे ली चिल्लाकर कहती है कि यह सब तो तुम्हें अरेंज करना चाहिए था और अब तुम यहाँ पर आकर चिल्ला रहे हो, तुम्हें एक पिता का फर्ज निभाना चाहिए था। क्या मेरी बेटी है, यह डिजर्व नहीं करती या सिर्फ तुम्हारा लेंग डिजर्व करता है? तभी झाली से बोलती है सेन को ब्लेम मत करो, क्या तुम्हें लगता है यह तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की परवाह करता है? तभी झा का लड़का बोलता है मेरे डैड ने कहा है जैसे ही मैं प्रोजेक्ट ले लूंगा फिर हम सब साथ में रहने लग जाएंगे। जिसे सुनकर ली बोलती है तो तुम यहाँ ऑन को देखने नहीं आए थे बल्कि प्रोजेक्ट के लिए आए थे। फिर से झा का लड़का बोलता है हम सब साथ रहने लगेंगे और मेरे डैड ने कहा है मैं सेन फैमिली का सबसे प्रेशियस यंग बच्चा हूँ। जिस पर ली कहती है सेन क्या तुम यहाँ पर यह सब कहने आए थे? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ अपनी बेटी के लिए थोड़ी ईमानदारी दिखाने आए थे, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अब बस बहुत हो गया, तुम अपने आदमियों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। ली का भाई अपनी एक नौकरानी से कहता है। बच्चा उठ जाता है। फिर ली रहती है वीडियो को चालू करो, जिसमें हम देखते हैं जब नौकरानी बच्चों को अंदर ले जा रही थी तब लेंग उनके पीछे जा रहा था, लेकिन आगे की कोई वीडियो नहीं मिलती जिसे झा बच जाती है। लेकिन ली उस बच्चे के हाथ में ग्रेप्स का जूस देख लेती है, जिसे देखकर झा बचने का नाटक करने लगती है और कहती है मैं अनाथ और विधवा जिसे तुम धमका और डरा रहे हो। फिर ली कहती है हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करेंगे और तुम्हारे बेटे को बाल कारागार में डलवा देंगे। ये सब देखकर सेन गुस्से से पागल हो जाता है और झा पर चिल्लाता है तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं हमेशा से तुम्हारी मदद की है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर ली का बड़ा भाई झा को अपने गार्ड से उसे पकड़ने के लिए बोलता है। फिर से ली के बड़े भाई से बोलता है मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी के बदले वह प्रोजेक्ट लेने आया था, लेकिन ली का बड़ा भाई साफ मना कर देता है और कहता है तुम इसके लायक नहीं हो और हमारी फैमिली से दूर रहो। तभी ली बोलती है मैं सिर्फ 2 कंडीशन पर जो आज हुआ वह भूल सकती हूँ। पहली कंडीशन झा को अस्पताल से निकाल दिया जाए और आगे फ्यूचर में यह किसी भी अस्पताल में काम ना कर पाए, और दूसरी तुम एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करोगे जिससे हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और तुम्हारा आन से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और वो उससे वादा करता है और ली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सेन को नशे की बुरी हालत में उसके रूम में देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और उसे अफसोस हो रहा था कि आज उसने क्या कर दिया और शायद उसे जिंदगी में अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा। तभी यहाँ पर झा आती है और वह सेन से कहती है उसे लड़की को भूल जाओ, उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है, वैसे भी वह तुम्हारी लाइफ बर्बाद करना चाहती है। ये सुनकर उसे तकलीफ मत देना, उसे उसका काम करने देना, उसको काम में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह सुनकर उसके छोटे भाई को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वह कहता है अभी तुम ये सब क्यों सोच रही हो? जिस पर वह कहती है जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वह वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास एक कॉल आती है। एक डॉक्टर उसको बताता है मैडम सेन सर की रिपोर्ट आई है, उनको कैंसर है। ये सुनकर वह शॉक हो जाती है। वह कहता है आप आकर रिपोर्ट को कलेक्ट कर लीजिए। जिस पर वह कहती है मैं नहीं आ सकती, हमारे डिवोर्स हो चुका है। जिस पर वह डॉक्टर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप लोग साथ हैं
और उन्होंने खुद आपके लिए फ्रूट्स और फ्लावर्स बाय किए थे। साथ ही उन्होंने अपनी डॉटर के लिए भी ड्रेस खरीदी थी। यह सुनकर वह थोड़ी इमोशनल हो जाती है और हम देखते हैं कि इसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो गिलास था वह उसको तोड़ते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम आई हो सारी चीज़ खराब हुई है। तुम्हारी वजह से पहले मेरा डिवोर्स हुआ और आज ये सब कुछ हुआ। मैं सिर्फ तुम्हें संभालते संभालते अपनी फैमिली को खो चुका हूँ। और वह उसे वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहता है। वह एक बार फिर से उसे अपनी बातों में उलझने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और वह उसको वहाँ से भगा देता है। वह भी अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है, वैसे भी आज के बाद तो तुम उससे कभी मिल नहीं पाओगे उससे, तो अच्छा तुम मुझे ही अपनी वाइफ बनाना होगा। इसके बाद हम ली और उसके 2 भाइयों को देखते हैं। ली वापस एब्रॉड जा रही थी अपना काम दोबारा से शुरू करने। उसका छोटा भाई उसके लिए लगेज पैक करता है और कहता है, अच्छे से जाना और सबसे पहले मेरी प्यारी सी नेफ्यू का ध्यान रखना। जिस पर वह कहती है, तुम भी साथ चलो। तो वह कहता है, नहीं नहीं, यहाँ बिजनेस कौन संभालेगा। तभी उसका बड़ा भाई अंदर आता है और कहता है, मैं हूँ ना साथ, मैं और तुम्हारे साथ चलूँगा। ली जाने से पहले कहती है, जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाना सेन को ज़्यादा। उसके घर पर जाती है रिपोर्ट लेकर। हम यहाँ पर सेन को देखते हैं जो कि अभी भी ड्रिंक कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा नशे में था। उसके पास झा आती है पर उसको लगता है कि वह झा नहीं है बल्कि ली है और उसे कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। और यही सब रूम के बाहर से ली देख लेती है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वह रिपोर्ट को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है, पर जैसे ही सेन को रियलाइज़ होता है कि यह तो झा है, वह उसको जल्दी से खुद से दूर करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिस पर वह एक बार फिर से ली की बुराई करना शुरू करती है तो सेन उस पर जोर से चिल्लाता है। तभी सेन के पास डॉक्टर की कॉल आती है और वह बताता है, मैडम ने आपकी रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है। ये सुनकर वह जल्दी से वहाँ से निकलता है और उसने पता लगा लिया था कि वह एब्रॉड जा रही है, इसलिए वह जल्दी से एयरपोर्ट पर उससे मिलने पहुंच जाता है। पर ली तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, वह सिर्फ एक बार पलट कर देखती है और फिर घूमकर चली जाती है। वह भागकर जाने लगता है तो उसके भाई उसको रोक लेते हैं और उसका छोटा भाई उसको बहुत ही ज़्यादा मारता है और कहता है, मेरी बहन और मेरी नेफ्यू से दूर रहना। इसके बाद उसके भाई भी वहाँ से चले जाते हैं और सेन ज़मीन पर अधमरी हालत में गिरा हुआ रह जाता है। अब हम ली को एब्रॉड में देखते हैं जहाँ पर वह रिसर्च कर रही थी और वह अपना काम बहुत ही बेहतर तरीके से कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रही थी। तभी उसके पास एक दूसरी डॉक्टर आती है और बताती है, ये देखो एक नया रिसर्च है, तुम इसके बारे में थोड़ा पता कर सकती हो। और ये रिसर्च किसी और की नहीं बल्कि सेन की ही थी। अब सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है। ली अपनी बेटी जिन जिन के साथ वापस चीन आ चुकी थी। वह एयरपोर्ट पर खड़ी थी। जिन जिन कहती है, मम्मी आपने कहा था जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो अंकल हमें तुरंत पिक करने आएंगे, पर अंकल तो आए ही नहीं। तभी यहाँ पर उसका छोटा भाई आता है और आते ही अपनी नेफ्यू से बहुत ही प्यार से मिलता है। वह जिन जिन के हाथ में कुछ फ़ोटोज़ थमते हुए कहता है, जल्दी देखो तुम्हारे अंकल इन फ़ोटो में कैसे लग रहे हैं। वह फ़ोटो देखना शुरू करती है और उसकी बहुत सारी तारीफ़ें करती है। तभी उन फ़ोटो के बीच में सेन की भी फ़ोटो थी, जिसको देखकर वह कहती है, अंकल ये फ़ोटो किसकी है। जिस पर वह कहते हैं, इसको सिर्फ चुपचाप देखो, अपनी मम्मी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। पर जिन जिन कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वह जाकर उस फोटो को डस्टबिन में डालते हुए कहती है, मम्मी ने कहा है यह इंसान कचरा है और इसको डस्टबिन में ही रहना चाहिए, इसलिए मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। जिससे उसका भाई समझ जाता है कि ली ने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है उसके बाप से नफरत करने की। इसके बाद हम सेन को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके पास उसका एक दूसरा जूनियर डॉक्टर आता है और कहता है, सर आपने एब्रॉड से जो पार्सल मंगाया था वह आ गया। वह उसको देखता है और वह एनवेलप खोलता है तो उसमें ली और उसकी डॉटर के बहुत सारे फोटोज थे, जिनको देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पर झा आती है तो वह जल्दी से फ़ोटोज़ को छुपा देती है। तभी यहाँ पर भागते हुए उसकी बहन आती है और टैबलेट में दिखाते हुए कहती है, ये देखिए ली वापस आ चुकी है। ये देखकर वह भी थोड़ा सा शॉक होता है। उसकी बहन कहती है, अब पता नहीं ये डायन हमारे साथ क्या करेगी, हमारी इतनी अच्छी लाइफ चल रही है, हमारा प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है। जब हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की बारी आई है तभी यह चुड़ैल जानबूझकर वापस आई है ताकि हमें परेशान कर सके। जिस पर उसका भाई कहता है, तमीज़ में रहो। जिस पर सेन की बहन बोलती है, मैं तमीज़ कहाँ से रखूं,
ये चुड़ैल हमें दोबारा से परेशान करेगी। जिस पर उसका भाई उसे एक ज़ोरदार तमाचा मारता है और फिर अपनी जूनियर से कहता है, इसे थोड़ी तमीज़ सिखाओ, और वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही जा उसकी बहन के कान भरने शुरू कर देती है कि वह किस तरह से अब उनकी फैमिली को परेशान करेगी। ली उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के मकसद से ही यहाँ पर आई है और उसकी बहन है ही बेवकूफ़। वह और भी ज़्यादा उसकी बातों में आती है और कहती है, मैं इस ली को नहीं छोड़ूंगी और उसे बर्बाद करने का एक अच्छा प्लान बनाऊंगी। इसके बाद हम जिन जिन और ली के भाई को एक साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर उसका भाई कहता है, मैं जिन जिन को अपने साथ लेकर जा रहा हूं, मैं तुम्हारी मीटिंग किसी के साथ फिक्स की है। पर ये दोनों बैठकर उसकी जासूसी कर रहे थे। एक दूरबीन लेकर तभी वहां पर एक लड़का आता है और आकर ली के सामने बैठ जाता है। ली उसको पहचान जाती है क्योंकि वह उसका पुराना दोस्त था। वह उससे कहती है, तुम तो एब्रॉड में थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मांग बोलता है, मेरी स्टडी से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनकर ली खुश हो जाती है। इसके बाद वो ली के सामने बैठ जाता है और बार बार ली की तारीफ़ें शुरू कर देता है। फाइनली वह उसको शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। हम स्ट्रीट पर झा और सेन की बहन को चलते हुए देखते हैं और उनके पास एक ही टॉपिक था, जो कि ली था। पर तभी उनकी नज़र रिस्ट्रो के अंदर पड़ती है जहां पर मांग ली को प्रपोज कर रहा था। सेन की बहन जल्दी से सेन को कॉल करके कहती है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी वाइफ धोखेबाज है, आज ये साबित हो जाएगा। इसके बाद हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर मांग जब उसको प्रपोज करता है तो वह इनकार कर देती है। तभी पीछे जिन जिन के हाथ से एक गिलास गिर जाता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो ली उन दोनों को देख लेती है और वह समझ जाती है यह सब इन्हीं का किया धरा है। इसके बाद जिन जिन और उसका भाई धीरे से उसके पास आते हैं। जिन जिन घूमते हुए टेबल पर आकर खड़ी हो जाती है और उसका भाई तो खड़ा होकर दीवारों को साफ कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी जिन जिन कहती हैं, मोम, यह पर्सन कौन है? जिस पर ली कहती है, पहले मुझे यह बताओ, यह किसका किया धरा है? जिस पर यह मामा भांजी दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं कि यह इनका प्लान है। जिस पर जिन जिन जल्दी से जाकर मांग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मम्मी, ये डैड मुझे पसंद है। जिस पर ली कहती है, मिसबिहेव मत करो। पर जिन जिन कहती है, नहीं, मुझे यही डेट चाहिए, आप जल्दी से इसे शादी कर लीजिए। ली उसको पकड़ने के लिए जब भी खड़ी होती है तो वह बाहर की तरफ भागती है और एकदम से सेन से टकरा जाती है। सेन पहली नज़र में अपनी बेटी को पहचान जाता है। ली अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है और अपने भाई से कहती है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। तभी वहाँ पर झा भी आ जाती है। ली का भाई जिन जिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद हम ली, मांग, सेन और झा को आमने सामने बैठे हुए देखते हैं। मांग धीरे से ली से कहता है, ये आदमी कौन है? जिस पर ली बहुत जोर से बोलता है, ये मेरा एक्स हस्बैंड है। जिस पर मांग हंसते हुए सेन कहता है, हेलो एक्स हस्बैंड। और वह झा की तरफ देखते हुए कहता है, आप ज़रूर एक हस्बैंड की बड़ी बहन होगी। ये सुनकर ली के मुंह से पानी ही बाहर आ जाता है क्योंकि वह पानी पी रही थी और उसकी काफ़ी हंसी आती है। वह कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ से चली जाती है। उसी के पीछे पीछे झा भी वॉशरूम चली जाती है। उनके जाने के बाद सेन मांग से कहता है, क्या तुम दोनों साथ में हो? जिस पर मांग उसको चढ़ाते हुए कहता है, ये तुम खुद से क्यों नहीं पहुँचते? हम दोनों को देखकर क्या लगता है? जिस पर वह कहता है, बकवास बंद करो। तभी पीछे बैठे हुए एक कपल में से लड़की जोर से चिल्लाती है, तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो। जिस पर सेन कहता है, ये देखो, रिलेशनशिप ऐसे होते हैं। जिस पर वह कहता है, तुम हमसे जल रहे हो। जिस पर सेन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही अच्छा होता है। पर तभी वह लड़की पीछे से दोबारा चिल्लाती है, तुम एक बहुत ही बुरे पति हो, मैं तुमसे शादी करके अपनी लाइफ खराब कर ली। जिस पर मांग हंसते हुए कहता है, ये लोग देख लो, रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत बेकार होता है। अगर हस्बैंड तुम्हारे जैसा हो, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को तने कस रहे थे। हम अंदर वॉशरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर झा ली से कहती है, तुम दोबारा क्यों आए हो? जिस पर ली रहती है, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, अपने काम से कम रखो। पर वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, हो सके तो सेंस से दूर रहना। जिस पर ली उसकी एक जोरदार तमाशा मरती है और कहती है, मुझे तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर हम मांग और सेन को देखते हैं। वह दोनों इस तरीके से बैठे थे कि सेन की उंगली मांग के सामने थी। मांग जैसे ही ली को आते हुए देखा है तो उसकी उंगली पड़कर अपनी आंख में मार लेता है और जोर से चिल्लाता है। ली जल्दी से भागकर आती है और सेन से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त के साथ? जिस पर सेन कहता है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर मांग कहता है, तुम्हें नहीं पटा ली, इसमें थोड़ी देर पहले मुझे थप्पड़ भी मारा है।
ये सब सुनकर तो लिखो गुस्सा आ जाता है और वह उसको बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाकर मांग को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है। से जल्दी से पीछे भाग कर जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, पर ली कर में बैठ जाती है। मांग भी कर में बैठते हुए चुपचाप सेन की तरफ लूजर वाला इशारा करता है और चला जाता है। इसके बाद वह लिखो उसके घर पर ड्रॉप करता है और नीचे कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुमसे झूठ बोला था। वह पूछता है कैसा झूठ। इन दोनों को दूर से सेंट देख रहा था और वह देखते देखते पूरा फोकस इन पर डाल देता है और उसे विचार की कार्य पत्थर से टकरा जाती है और बेचारे की कर खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ वह ली को बताता है कि उसके हस्बैंड ने उसको मारा नहीं था, वह बस उसको थोड़ा सा परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। जिस पर ली कहती है कोई बात नहीं। वह ली को कुछ गिफ्ट देता है और ली घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम ली को घर के अंदर देखते हैं। जिन जिन उसके पास आती है और कहती है बाहर एक आदमी खड़ा है, वह कौन है? वह काफी देर से खड़ा हुआ है। वह विंडो से जाकर देखती है, वह और कोई नहीं बल्कि सेन होता है। जिसके बाद वह अपनी डॉटर को सुला देती है और सोचती है कि वह वहां पर क्या कर रहा है, पर बेचारा तो वहां इसलिए खड़ा था क्योंकि उसकी कर खराब हो चुकी थी और मैकेनिक अभी तक नहीं आया था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर ली अच्छे से तैयार होकर अपने को डॉक्टर से मिलने जा रही थी, क्योंकि उसको जो रिसर्च करनी थी उसका पार्टनर कौन है उसको उनसे मिलना था। वह एक होटल में जाती है। इसी से होटल में सेन, उसकी बहन और झा आए हुए थे, पर तभी सेन के पास एक कॉल आती है। वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। झा और सेन की बहन की नज़र ली पर पड़ती है। वह उसको जाते हुए देखते हैं, जिस पर सेन की बहन कहती है, अभी इसको सबक सिखाऊंगी, पहले तो मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ। जिस पर झा कहती है, ऐसा मत करो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, और वह उसके कान में अपना आइडिया बताती है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि अपने को डॉक्टर का वेट कर रही थी, पर वह अभी तक नहीं आया था। बाहर हम सेन की बहन और झा को देखते हैं। सेन की बहन ने वेट्रेस के कपड़े पहने थे और उसके हाथ में ग्लास था। उसे पानी के गिलास में झा एक ड्रग मिला देती है और कहती है जाकर उसे दिखाओ। वह भी जाती है और ड्रग उसको दे देती है, उसे पानी को। पीने के बाद उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, पर वह जल्दी से रूम के बाहर आती है और फिर वह सेन से टकरा जाती है और सेन से कहती है, जल्दी से मेरी मदद करो। अगली सुबह हम ली को अस्पताल में देखते हैं। जो उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने सेन था। सेन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वह उसको कह देती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वह बेचारा वहाँ से चला जाता है। अब वह किसी को कॉल करती है और कहती है, होटल के हर एक सीसीटीवी को चेक करवाओ मेरे साथ। ये हरकत किसने की मुझे पता करना है। अगले दिन हम उसे अस्पताल में देखते हैं, जहाँ पर वह किसी से कॉल पर बात कर रहा था और वह आदमी उसको बताता है, तुम्हारी को डॉक्टर तुम्हें स्टेयर पर ही मिलेंगे, और तभी उसके सामने ली आ जाती है। ली को देखकर तो वह शॉक हो जाता है। सेन को देखकर ली के भी होश उड़ चुके थे और वह कहती है, क्या तुम ही मेरे को डॉक्टर हो? वह कहता है, क्या तुम ही मेरी को डॉक्टर हो? और ली को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। इसके बाद एक रूम में हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर मांग आता है और कहता है, देखो ली, पता चल गया तुम्हारे साथ वह किसने किया था। और वह उसको सीसीटीवी फुटेज दिखता है जिसमें सेन की बहन साफ साफ नजर आ रही थी। बस फिर क्या ली को गुस्सा आ जाता है। वह सेन पर बरस जाती है। वह सीन से कहती है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करूंगी। जिस पर सेन कहता है, ये प्रोजेक्ट मेरी लाइफ है। जिस पर वह कहती है, ठीक है, बट मेरी दो कंडीशन रहेगी। फर्स्ट कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, और सेकंड हमारे साथ मांग भी इस प्रोजेक्ट में अब से रहेगा। जिस पर वह कहता है, मांग कैसे रह सकता है? वह कहती है, तुम्हें पता भी है वह सिर्फ 17 साल का था, तभी उसने काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी और उसकी मेडिकल में गोल्डन अवार्ड भी मिला है, तो ये पूरी तरह से काबिल है हमारे साथ रिसर्च में रहने के लिए। मांग भी कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ और मैं बहुत ही अच्छे से अपना काम करूँगा। इसके बाद हम इन लोगों को अस्पताल के बाहर देखते हैं। ये तीनों चल रहे थे, तभी सामने से जिनजिन आती है और वह एक बाइक चला रही थी फुल स्टाइल के साथ, और बॉडीगार्ड उसके पीछे भाग रहे थे। जिनजिन जल्दी से बाइक से उतरती है और कहती है, डैडी। ये सुनते ही तो सेन खुश हो जाता है और अपने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है कि जिन जल्दी से आकर उसको हक करेगी, पर जिन जाकर मांग की गोद में चढ़ जाती है और उसको बोलता है, डैडी मैं आपको पिक करने आई हूँ। ये देखकर तो सेन चौंक हो जाता है। वह कुछ बोलने ही वाला था, तभी ली उसको चुप कर देती है और फिर अपनी बेटी की तरफ हंसते हुए कहती है, मम्मी और डैडी बहुत ही ज्यादा खुश हुए, और वह जिन को लेकर वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त जिन सेन की तरफ देखती है और मन में सोचती है, मेरे बेचारे रियल डैड जिसे मॉम हद से ज्यादा नफरत करती है, मुझे आप पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है। सेन अब अपने घर पर आ जाते हैं। उसकी बहन आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। वह जाकर उससे बहुत ही प्यार से कहता है, कल तुमने क्या किया? जिस पर
वह कहती है कुछ भी नहीं। वह कहता है जरा ये सीसीटीवी फुटेज देखने जिसमें वह साफ नजर आ रही थी। इसका भाई उसको एक जोरदार खींचकर तमाचा मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें पता है ना ये सब इल्लीगल है। जिस पर वह कहती है मैंने ये खुद से नहीं किया था। वह कहता है तुम्हें किसने करने को बोला था। पर तभी यहाँ पर जा जाती है उसकी बहन कुछ बोल पाती, जहाँ जल्दी से उड़ते हुए उनके पास जाती है और कहती है इसको फोर्स करना बंद करो, ये बेचारी बच्ची है। जिसके बाद सेन वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम सेन को रिसर्च करते हुए देखते हैं, तभी डोर लॉक होता है। सीन जल्दी से खुश होकर दरवाज़ा खोलना है कि दरवाजे की बाहर ली खड़ी होगी, पर दरवाजे के बाहर तो मांग होता है और वह सीधा कहता है हेलो एक्स हस्बैंड। यह सुनकर वह चढ़ जाता है और वापस अंदर आ जाता है। मांग और ली भी अंदर आते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं और काम के बीच में मांग चुपचाप ली की तरफ लूजर वाला फिर से इशारा करता है। तभी यहाँ पर जा आती है। सिम पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वह कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ और वह काम करने लगती है। उसकी नज़र पड़ती है, इस मौके का वह फ़ायदा उठाती है और ली के हाथ में केमिकल था जिसे जानबूझकर अपने हाथ पर गिरती है और फिर सैनिक के सामने ड्रामा करती है कि ली मुझे परेशान कर रही है। जिस पर लीवर केमिकल अपने हाथ पर गिरते हुए कहती है ये सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन है, तुम बहुत अच्छा नाटक करती हो। वैसे यह देखकर सेन को भी गुस्सा आता है और वह कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ और वह अपना मुंह बंद लेकर दफ़ा हो जाती है। नाइट में सैलरी से कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, पर तभी मैं कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है अपने जीवन में। तुम जाकर जहाँ नाम का कष्ट ही झेलो। और वह ली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वह दोनों कर में थे, तभी उनकी नज़र जहाँ पर पड़ती है जो किसी और आदमी के साथ एक होटल में जा रही थी। अब हम झा को उसे आदमी के साथ देखते हैं। उसको बताती है जो भी रिसर्च हो रहा है, कल उसका अनाउंसमेंट है और कल फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि उसको करना है कि नहीं। जिस पर वह उसे आदमी से मदद मांगती है तो वह आदमी उसको एक पेन ड्राइव देता है और कहता है इस पेन ड्राइव को उसे पेन ड्राइव के साथ एक्सचेंज कर देना। नेक्स्ट डे हम इन सभी को अनाउंसमेंट सेरेमनी में देखते हैं, जहां पर सेन जाकर ली को वह पेन ड्राइव देता है। वह सभी के सामने उसे पेन ड्राइव को दिखाती है, पर उसे पेन ड्राइव में कुछ फ़ोटोज़ थे जो कि लिखा ही थे और वह सभी एडिटेड थे। वह देखनी है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह समझ जाती है कि यह सब किया धरा और किसी का नहीं बल्कि जहां और सेन की बहन का है। और वह सभी के सामने बताना शुरू करती है कि ये फ़ोटोज़ फेक है। पर तभी से की बहन रहती है ये फ़ोटोज़ फेक कैसे हो सकते हैं, तुम इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हो, तभी तो ये फ़ोटोज़ है। जिस पर वह कहती है अपनी बकवास बंद करो, पहले तुम खुद को देखो, मुझे बोलने से पहले तुम मेरे नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। मैं इतनी हाई एजुकेशन दी है और मैं कितनी ज़्यादा अमीर हूँ। जिस पर झा रहती है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, यह औरत एक नंबर की झूठी है। ये बोलता है कि इसके 3 आमिर भाई हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वह भाई इसी के हैं, क्योंकि वह भाई अचानक से ही इसकी लाइफ में आ गए। इससे पहले उनके बारे में कोई भी नहीं जानता था और अचानक से ये इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी बन गई, क्योंकि पहले तो ये घर पर ही पड़ी रहती थी और ये एक हाउसवाइफ थी। इसके पास फेक डिग्री है और इसमें सब कुछ फेक किया है। परसों ली को सपोर्ट करते हुए कहता है ऐसा नहीं है, मैं लिखो कई सालों से जानता हूँ। ली एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। निधि खुद को प्रूव करती है कि वह कैसे अच्छी डॉक्टर है और कैसे यह रिसर्च बहुत ही बेहतर है। जिस पर वहाँ पर बैठे जज उसे रिसर्च को कह देते हैं कि यह रिसर्च एकदम सही है और इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये सुनकर तो ली खुश हो जाती है, पर यह सुनकर झा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर महंगा आता है और वह उसे आदमी को अपने साथ लेकर आया था जिसको हमने पिछली रात जहां के साथ देखा था, और उसे आदमी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी थी। वह आदमी सभी के सामने बताता है उसने झांकी कहाँ पर वह पेन ड्राइव चेंज की और वह फ़ोटोज़ एडिट किया। जिस पर जहां बौखला जाती है और उसे आदमी से कहती है तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो कि मेरे कहने पर तुमने यह काम किया है। जिस पर वह आदमी कहता है बकवास बंद कर बेवकूफ़ औरत, तेरी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। काम से कम तुझे यह तो बताना चाहिए था कि तू किसके साथ पंगा ले रही है। अगर मुझे पता होता तो ली फैमिली से पंगा ले रही है तो मैं तेरे साथ रहता भी नहीं। जिस पर झा रहती है अपनी बकवास बंद कर, मैं तुझे जानती भी नहीं, तू है कौन। जिस पर बहुत में कहता है पागल औरत क्या भूल गई, कल रात तू मेरे साथ ही थी और
मैं ही तुझे वह पेन ड्राइव की थी। और वह मांग से कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस औरत के कहने पर मैंने यह सब किया था, जिस पर मांगों से बहुत ज़्यादा मारता है और उसे धक्के मरवा कर वहाँ से निकलवा देता है। इसके बाद में सेन को डीएनए रिपोर्ट देते हुए कहता है, जहाँ का जो बच्चा है वह तुम्हारे दोस्त का नहीं है, बल्कि इसी आदमी का है जो अभी यहाँ पर पीट रहा था। ये सुनकर तो वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सेंस जोर से जाग के ऊपर चिल्लाता है, जिस पर झाग रहती है ये झूठ बोल रहा है। पर सेन उसको वह रिपोर्ट देते हुए कहता है, तो क्या रिपोर्ट्स भी झूठ बोल रही हैं? रिपोर्ट देखकर वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। सेन की बहन रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर इसने तो मुझसे कहा था वह बच्चा सेन का है। ये सुनकर सेन भी शॉक हो जाता है और कहता है, तुम तो हो ही बेवकूफ़। इसके बाद झा से कहता है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। तुम इतनी बड़ी झूठी हो कि तुमने सब कुछ झूठी कहानी सुनाई है। तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को न बताऊं, पर तुम दूसरों को झूठ बोल रही थी। मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, मैंने तुम्हारे लड़के का भी कितना ध्यान रखा, पर तुमने ऐसा किया मैंने सोचा भी नहीं था। जिस पर प्लीज़ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम खुद बर्बाद आदमी हो, मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगी? मुझे नहीं पता क्या कि तुम कैसे हो। मैं तुम्हें पिछले 3 सालों से देख रही हूँ। तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। जिस पर मांगली के सामने रिपोर्ट फेंकता है, तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। तुमने खुद के लिए अपने बेटे की लाइफ पर बात कर दी। अभी उसकी हालत ऐसी है कि वह कभी ठीक नहीं हो सकता। वह रिपोर्ट्स देकर ज़ोर ज़ोर से रोती है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है और उठकर ली से कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस पर ली उसको करने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर सेन उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर झा रहती है, देखा, सेन अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करता है। जिस पर ली भी गुस्से में सेन को घूमती है। सेन कहता है, इसको मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, और वहीं एक जोरदार चांटा उसके मुंह पर मरता है और कहता है, तुम सच में एक पागल औरत हो, तुम बहुत ही घिनौनी हो। तभी मांग अपने आदमियों को बुलाता है और उसको वहां से बाहर टिकवा देता है। इसके बाद वह सेन की बहन से भी कहता है, तुमने मिश्री को ड्रग दिया है, तुम भी जेल। जो कि जिस पर वह कहती है, नहीं ऐसा मत करो, ये सब मैं झांकी कहाँ पर ही किया था। अब सीन शिफ्ट होता है। हम ली और सेन को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं जहाँ के लड़के का ऑपरेशन करने के लिए। और मांग ऑपरेशन थिएटर की हालत पर अफसोस, वह उसे बच्चों को बचा नहीं पाते। इसी अस्पताल में हम जको देखते हैं जिसके पैरों में हथकड़ी बांधी थी और वह सुन लेती है कि उसका बेटा मर चुका है और वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसका दिमाग ही संतुलन भी हल चुका था, इसीलिए वह हंसने लगती है। इसके बाद हम सेन को देखते हैं। उसको पता चलता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसको बोन मैरो की ज़रूरत है। इसके बाद वह अपना टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट आ जाती है। उसका जूनियर बताता है, सर आप बोन मैरो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस फिर क्या था, हम देखते हैं ली अपनी बेटी के पास थी। यहाँ पर एक नर्स आती है और एक इंजेक्शन ड्रिप में डालने लगती है, पर लीव्स को नोटिस कर लेते और उसका हाथ पड़कर उसका जब मांस हटती है तो ये कोई और नहीं बल्कि जाती, और यह जेल से कैसे भाग कर आई हमें यह नहीं दिखाया गया। वह उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। वह उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाना चाहती थी, पर तभी यहाँ पर उसके भाई आ जाते हैं और उसकी एक जोरदार लात मारते हैं। इसके बाद वह अपनी गार्ड से कहकर उसे वहाँ से बाहर दिखा देते। हैनली जब रूम के बाहर आती है तो उसको बाहर से मिलता है। वह उससे पूछता है उसने पेशेंट की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है, जिस पर वह कहता है पिछली प्रॉब्लम्स दोबारा मेरी लाइफ में आ रही है, मेरी सर्जरी है। इस पर वह कहती है ओके। वह जाने लगती है, पर सीन पीछे जाकर उसको हक करता है और अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद वह भी रोती है और ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ली अपनी बेटी का ऑपरेशन कर रही थी और उसकी बेटी को बोन मैरो भी मिल गया था। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आता है और बताता है जिस आदमी ने बोन मैरो दिया था उसकी तबीयत खराब है। जिस पर ली कहती है पहले मुझे ये ऑपरेशन करने दो, और वह ऑपरेशन कर लेती है और ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। तभी वह डॉक्टर कहता है वह आदमी आपका हस्बैंड ही है। यह सुनकर वह शॉक हो जाती है और वह भाग कर जाती है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। ली जिन जिन और मांग के साथ अस्पताल में सेन को विजिट करने आती है। बेचारे सेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वह कोमा में जा चुका था। तभी यहाँ पर मांगली को शादी के लिए प्रपोज करता है। वह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ती है अंगूठी पहनने के लिए। जिन जिन तभी सेन को कहती है डैडी प्लीज़ उठ जाइए, वरना मम्मी किसी और से शादी कर लेंगे। और तभी उसको भी होश आ जाता है और यहीं पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आपके ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।